उसने कहा था, ये जो हमारी कहानी है इसका हम प्रिपरेशन करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का जो हमारा एग्ज़ाम है उसके आधार पर हम ये सीरीज़ में उसने कहा था कहानी आज पढ़ेंगे और इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में मुख्यतः 4 चीज़ों से प्रश्न पूछते हैं, जिसमें हम लेखक का परिचय देखेंगे, मूल कहानी पूरा पढ़ेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या-क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद आलोचक के कथन कि प्रमुख आलोचकों ने मतलब विद्वानों ने क्या-क्या इस कहानी के संबंध में कहा है। और ये हमारा टाइम टेबल है। टाइम टेबल तो आप जानते हैं प्रकाशन वर्ष के आधार पर बनाया गया है, कौन सी कहानी कब प्रकाशित हुई उसके आधार पर। तो ये आज हमारा छठा कहानी है, उसने कहा था, को आज हम पढ़ेंगे। ये आज है 23 अगस्त 2025 के दिन। अब शुरू करते हैं। तो लेखक कौन है कहानी के? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी उनका नाम है। लेखक का नाम है क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रकाशन वर्ष कब प्रकाशित हुई? तो 1915 में यह कहानी प्रकाशित हुई थी और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखना है। फिर लेखक का परिचय। लेखक का नाम जैसा कि अभी हमने देखा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक, जन्म कब हुआ? तो 7 जुलाई 1883 में इनका जन्म हुआ। और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि उनके जो पिता थे ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के, वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित थे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का एक गांव है गुलेर गांव, उनसे इनका ताल्लुक था। और हिमाचल प्रदेश और देश के कुछ अन्य राज्यों में यह चीज़ बहुत प्रचलित है कि लोग अपने नाम के पीछे अपने गांव का नाम जोड़ते हैं। इसीलिए इनका नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ? तो जयपुर में इनका जन्म हुआ। कहाँ वो जन्म हुआ? जयपुर में इनका जन्म हुआ है। और उसने कहा, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उसने कहा था कहानी में कुल 5 अंक हैं। कितने अंक हैं? कुल 5 अंक हैं। अब हम प्रमुख पात्र देख लेते हैं। तो प्रमुख पात्र में कौन कौन है? तो सबसे पहले लहना सिंह, ये कहानी के नायक होते हैं। सूबेदारनी, जिससे लहना सिंह मन ही मन प्रेम करता है। फिर सूबेदार हजारा सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, लेफ्टन साहब, जर्नल साहब। ठीक, फिरंगी मेम, ये गौण पात्र अब यहाँ पे है कि गौण पात्र कौन कौन से हैं। तो फिरंगी मेम, महासिंह, खान शामा अब्दुल्ला का जिक्र है एक जगह पे। फिर पोल्हू राम डाक बाबू होते हैं। फिर तुर्की मौलवी अतर सिंह कौन है? मामा है भाई साहब। यहाँ से कहानी का प्रारंभ है। क्या है कि बड़े बड़े शहरों में, कहाँ पर? तो बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर में बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। ठीक है ना, यहाँ पर व्यंग कर रहे हैं जो लेखक हैं। वो व्यंग क्या कर रहे हैं कि जैसे कि आपने भी गौर किया होगा कि बड़े बड़े शहरों में जो गाड़ी वाले होते हैं ना, वो अच्छे से बात नहीं करते, बहुत अजीब तरह से बातें करते हैं। तो उनकी कड़वी जुबान से अगर आप परेशान हो गए, कान पक गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर, कहाँ? अमृतसर। ये याद रखना है कि एग्जाम में पूछ सकता है कि उसने कहा था कहानी में सबसे पहला शहर का कौन सा नाम जिक्र है, किस शहर का जिक्र है? तो अमृतसर का जिक्र है। यहाँ ये कह रहे हैं कि हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर में बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। ठीक है, मतलब जो अमृतसर के बम्बू काट वाले हैं, चल ठेला चलाने वाले हैं, उनकी बोली का मरहम, वो उनकी मीठी बोली को आकर आप सुनिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं लेखक। जब बड़े बड़े शहरों, कहाँ पे? जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़ी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीथकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले, ठीक है, अमृतसर में कहा उनकी बिरादरी वाले,
तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड़ी वाले के लिए ठहर कर, सब्र का समुद्र उमड़ कर। क्या कहते हैं भाई? तो बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफेद फैंटों, खच्चरों, बत्तखों, गन्ने और खोमचे और भोरे वालों के जंगल में राह कहते हैं। वो मार्ग दिखाते हैं, ऐसा ये बता रहे हैं। ठीक। क्या मजाल है कि जी और साहब, ये दो शब्द आपको याद रखना है कि क्या मजाल है जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। जो अमृतसर के बम्बू काट वाले हैं, अगर वो किसी को हटने के लिए बोलते हैं तो पहले जी और साहब जरूर कहते हैं उनके सम्मान में। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं। ठीक है, देखा, कह रहे हैं कि यह बात नहीं है कि अमृतसर के जो बम्बू काट वाले हैं उनकी जीभ नहीं चलती, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर, मान लीजिए कि आप भी रास्ते में जाते हैं तो कोई बूढ़ा बुजुर्ग अगर आ जाए रास्ते में, तो वो सही से नहीं चल पाते तो उनको हटने में देरी होती है। तो यहीं पर ये लेखक कह रहे हैं कि यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। अब वो बम्बू काट वाले क्या कहते हैं बुढ़िया को कि हट जा, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। इसका अर्थ क्या हुआ? तो यहाँ पर दिया हुआ है समष्टि में, इसका अर्थ है तू जीने योग्य है। ठीक है, हट जा जीने योग्य का अर्थ क्या हुआ? तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है। हट जा कर्मा वाली का हट जा जो कर्मा वाली ये है, इसका अर्थ क्या हुआ कि तू भाग्य वाली है। हट जा पुत्ता प्यारी है का अर्थ क्या हुआ? पुत्रों को प्यारी है। बच जा लंबी वाली है का अर्थ क्या हुआ? लंबे उम्र तेरे सामने है। ये एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ दे सकता है मैच द फॉलोइंग में दे देगा, एक तरफ दे देगा, वो कहेगा दे देगा कि हट जा जीने जोगिए दे देगा, और ये सब इधर, ये चारों इधर दे देगा, अर्थ इधर दे देगा, बोलेगा मैच कीजिए, मिलान कीजिए। तो आपको मिलान करना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है? बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक के एक दुकान पर आ मिले। अब कहानी का प्रारंभ, मुख्य कहानी का प्रारंभ यहीं से होता है। ठीक, वो तो कहानी का आधार रखा गया था जिसमें क्या बताया गया कि शहर और अमृतसर के बीच में जो गाड़ी वाले हैं उनके बीच में फ़र्क बताया गया। अब यहाँ से मुख्य कहानी शुरू होती है कि ऐसे बम्बू काट वालों के बीच से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता कि दोनों सिख हैं। उसके बालों मतलब कि लड़के के बालों और इसके ढीले सुथने मतलब लड़की के सुथने से जान पड़ता था कि दोनों क्या हैं? सिख हैं। वे अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। ठीक है, वो अपने मामा के केस धोने के लिए, मतलब लड़का अपने मामा का केस धोने के लिए दही लेने आया था और लड़की और रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। दोनों एक दुकान पर आकर मिल गए। ये कहानी का आधार है। अब यहाँ से कहानी का विस्तार होगा। यहाँ तक कहानी की आधारशिला रखी गई। ठीक? अब दुकानदार एक परदेसी को गुथ रहा था। मतलब कि एक परदेसी से दुकानदार परेशान था। क्यों था भाई? कि जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। पापड़ का गड्डी था उसके पास शेर भर, वो उसको गिने बिना नहीं हटता था। कौन? तो एक परदेसी। तेरा घर कहाँ है? तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। ठीक, तो लड़का पूछता है लड़की से तेरे घर कहाँ है? तो लड़की कहती है मगरे में।
फिर वो पूछती है, और तेरे माझे में यहाँ कहाँ रहती है? लड़का पूछता है, अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा हैं। अतर सिंह कौन है? वो लड़की के मामा हैं। मैं भी मामा के आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। तो जो लड़का है उसका मामा का घर कहाँ है? गुरु बाजार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों एक साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई है? ये लड़का पूछता है लड़की से, क्या पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है? कुड़माई का अर्थ होता है सगाई। ठीक है ना? कुड़माई का अर्थ क्या होता है? ये एग्जाम में पूछा भी है। ठीक है ना? ये पंजाबी शब्द है कुड़माई। ठीक। पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई। यह मुंह देखता रह गया। ठीक है। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। अब दोनों की किस्मत देखिए, दूसरे तीसरे दिन वो एक दूसरे से मिल ही जाते हैं, कभी सब्जी वाले के दुकान पे, कभी दूध वाले के दुकान पे, कभी कहीं और। महीने भर यही हाल रहा, एक महीने तक वो लोग एक दूसरे से मिलते रहे। दो दिन, दो तीन बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और अतर और उत्तर में धत मिला। क्या मिला उत्तर में? धत। जैसे शर्मा के लड़की लोग नहीं कह देती है धत, वही उत्तर में उसको धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की की संभावना के विरुद्ध बोली। लड़की क्या बोली? संभावना के विरुद्ध। पहले धत बोलती थी, अब वो क्या बोल रही? उसके संभावना के विरुद्ध क्या बोल दी? कि हाँ, हो गई। अब उसको बेचारा को सदमा लग गया। बोला, कब? कब हुई? तो वो कहती है, कल। देखते नहीं, ये रेशम से बढ़ा हुआ सालू। वो दिखाती है प्रतीक, कुड़माई का प्रतीक दिखाती है। क्या दिखाती है? कि देखते नहीं, ये रेशम से बढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। अब लड़का को सदमा लग गया है। अब देखो वो क्या क्या करता है। तो रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। बताओ, टेंशन में आ गया वो, और एक लड़का को क्या किया? मोरी मतलब नाली में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दुकान दिन भर की कमाई खोई। जो एक छाबड़ी वाला था उसका दिन भर का कमाई खो दिया। एक कुत्ते पर पत्थर मारा गुस्से में। एक भीगे एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। गोभी वाला का ठेला ठेला था, उसी में दूध डाल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। ठीक है, यहीं पर आपका पहला अंक समाप्त होता है। ठीक है ना? अभी ये देवदास की तरह इधर उधर टकरा रहा, गिर रहा, भड़क रहा। तो ये एग्जाम में पूछा भी है कि जब वो आ रहा था घर वापस, तो वो किससे किससे क्या क्या किया। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है, एक को मोरी में ढकेल दिया, सब्जी वाला कुत्ते को पत्थर मारा, फिर दूध उड़ेल दिया गोभी वाले के ठेले पर, नहा कर आती वैष्णवी से वो टकराया। अब यहाँ से अंक 2 का आरंभ होता है। इसमें युद्ध का वर्णन है। ठीक है, अंक 2 में क्या है? युद्ध का वर्णन है। अंक 1 में युद्ध का वर्णन नहीं है, वहां पे कहानी को केवल विस्तार दिया गया है। अब यहाँ से युद्ध का वर्णन शुरू होता है। तो क्या है? राम राम। अंक 2 का आरंभ कैसे हुआ? तो राम राम शब्द से। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाने, लुधियाना क्या है? शहर है पंजाब में। ये दूसरा शहर का जिक्र भी आया। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से। ठीक है, लुधियाने से कितना गुना जाड़ा है भाई? तो 10 गुना जाड़ा है, और मेह और बर्फ ऊपर से। पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं। कहाँ तक कीचड़ में धसे हुए हैं भाई साहब? तो पिंडलियों तक। गनीम कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ
सारी खंदक हिल जाती। खंदक मतलब होता है कि जैसे आप देखते होंगे बंकर कह सकते हैं फौजी का, ठीक है। और 100-100 गज धरती उछल पड़ी। इस गोबी बोले से बचे तो कोई लड़े, मतलब कि गोभी के साइज का जो बम था वो गिरता था, उससे कोई बचे तो लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था। कहाँ का जलजला सुना था भाई? तो नगर कोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। कितने जलजले होते हैं दिन में? 25 जलजले। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। मतलब कि अगर जो बंकर है उससे अगर साफा, मतलब कि सर या फिर कोहनी भी निकल जाता है तो उसमें गोली लगने का खतरा बना रहता है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि सामने वाला पता नहीं कहाँ लेटा हुआ है, मिट्टी में या फिर घास की पत्तियों में। लहन अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए कि लहना सिंह और 3 दिन, लहना सिंह और कितने दिन? 3 दिन। 4 तो खंदक में बीत ही गए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। कितने दिन की छुट्टी मिल जाएगी भाई? 7 दिन की। अपने हाथों झटको झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। झटका करेंगे मतलब कि काटेंगे मीट को, बकरा वकरा कुछ काटेंगे, ठीक, और पेट भर खाकर सो जाएंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। जो कहाँ है? तो एक फिरंगी मेम है, उसके बाग में क्या है? मखमल सी हरी घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं कि हम दम नहीं लेते। दम मतलब कि सिगरेट, ठीक है। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ये कौन कहती है? फिरंगी मेम कहती है। फिरंगी मेम का कथन है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी। कितने दिन तक? 4 दिन तक पलक नहीं झपकी। बिना फेरे घोड़ घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ठीक है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेले मार कर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब के देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी, पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते हैं, मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। ये अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। और दिन धावा किया था, 4 मील तक जर्मन नहीं छोड़ा। जिस दिन वो ये लोग धावा किया था ना, वो चार कहाँ कब तक? 4 मील तक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन। कहाँ भाई? तो ये बर्लिन एक जगह है यूरोप में, ठीक, बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े असर अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है। कितने मील का? 300 मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी, सच है, लहना सिंह बोला, पर क्या करें, हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झरझर रहे हैं। एक घाव हो जाए तो गर्मी आ जाए। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, ठीक ना? बोलता है एक धावा कर लेते हैं, शरीर में गर्मी आ जाएगा। आदमी उठ, सिगड़ी में कोयला डाल। उदमी उठ, सिगड़ी में कोयला डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई से पानी पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे पर पहरा बदल दो। पहरा बदलने के लिए किसको कहा गया है? तो महासिंह को।
यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक के चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। ये का क्या था? वजीरा सिंह, ध्यान पे रखना है कि पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई में के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पौधा बन गया हूँ, मैं पाघा बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। क्या करो? जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर खिलखिला पड़े, सब खिलखिला पड़े और उदासी से के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दे। कौन सा सब्जी का जिक्र है भाई? तो खरबूजे का में वो कहता है कि पानी दे। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। देश को क्या कहा गया है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमाव जमीन यहाँ मांग लूँ। ये कहता है कि अगर जब लड़ाई हो जाए तो वो सरकार से कितना मांगेगा? 10 घुमाव जमीन मांग लेगा। और फलों के बूट लगाऊंगा। वो कहता है कि फलों के बूट लगाऊंगा। लाडी होरा को भी यहाँ बुला लूंगा। किसको? तो लाडी होरा को भी यहाँ बुला लेंगे और वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। वो कहता है कि चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझ ना सका। सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हठ करती है, ओठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ। जो समझती है राजा बुरा मान गया, जब मेरा मालिक के लिए नहीं लड़ेगा। ठीक है, जब वो कह, अब इसको मालूम नहीं कि सिख क्या है, वो सिगरेट नहीं पीते, तंबाकू नहीं पीते, और वो बार बार सिगरेट जलाकर फिरंगी में ये लोग को देती है और वो बार बार पीछे हट जाता है। तो वो सोचती है कि उसका जो है राजा बुरा मान गया, अब उसके लिए नहीं लड़ेगा। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? ठीक है, ये पूछता, अच्छा बोधा सिंह कैसा? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते। ये एग्जाम में पूछ सकता है ये लाइन कि जाड़ा क्या है? मौत है। नमूनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिलते, ये किस कहानी में दिया हुआ है? तो इसको आपको ध्यान पे रखना है। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड़ड़ के किनारे मरूंगा। वो कहाँ कहने का, मरने का कहता है कि मैं बुलेल की खड़ड़ के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह का गोदी पर मेरा सिर होगा। किसकी गोदी पर? भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। कौन से पेड़ की छाया होगी भाई? तो आम के पेड़ का यहाँ पे जिक्र है। ठीक है, वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़कर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मेरे जर्मन मरे जर्मन और तुर्क। कौन किसके मरने की बात कही गई है? तो जर्मन, ये याद रखना है, जर्मन और तुर्क के मरने की बात कही गई है। हाँ भाइयों कुछ गाओ। वो कहता है कि हाँ भाइयों कुछ गाओ। तो ये एक गीत है, ये गाता है, दिगी शहर ते पिशोर नु जान दिए, कर लेना लहंगा दा व्यापार मड़िए। ये गीत है। फिर उसके बाद ये गीत गाने के बाद, कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले दरबारी सिख ऐसा लुच्चा गीत गाएंगे।
यहाँ पर व्यंग्य करता है कि कौन जानता है कि ये दाढ़ी वाले सिख ऐसा लुच्चा गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए। ठीक है, मानो 4 दिन से तो और मजे ही करते रहे हों। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, दूसरा अंक समाप्त हुआ। अब तीसरा अंक यहाँ से प्रारंभ होता है। तीसरा अंक, दोपहर रात गई। कहाँ, कितना पहर, दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीन पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक क्या है बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। कौन? बोधा सिंह। बोधा सिंह का तबीयत खराब रहता है, वो सो रहा। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा। क्या बोधा भाई क्या है? बोधा सिंह कराहता है तो कहता है क्या बोधा सिंह क्या है, क्या बोधा भाई क्या है, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। वो क्या कहता है कि अच्छा है, अगर ज़्यादा ठंडा लग रहा तो मेरी जर्सी पहन लो। ठीक है, और तुम? वो पूछता है कि जब मैं तुम्हारी जर्सी पहन लूँगा भाई तो और तुम क्या करोगे? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए, हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेम बुन बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यों कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यों कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे और आकर खड़ा हो गया। पहरे पर आकर वो खड़ा हो जाता है। बोधा सिंह को अपना जैकेट दे देता है और पहरे पर आकर वो खड़ा हो जाता है। ठीक है, उनकी- एक सेकेंड, हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक से दिखाई दे रहा होगा। ठीक, कहाँ तक थे हम लोग? यहाँ यहाँ ठीक है, मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधा घंटा बीता। कितना घंटा बीत गया भाई? आधा घंटा बीता। इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना है। वो क्या है, लेफ्टिनेंट सिंह क्या बोलता है कि इसी लेफ्टिनेंट साहब क्या बोलता है कि इस वो जो आदमी आया था, यहाँ पे हमने देखा कि आधे घंटे बीत गए, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। तो लेफ्टिनेंट साहब वो आदमी जो है वो कहता है कि इसी दम धावा बोलना, अभी ही धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब, कहाँ से? पूरब के कोन में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। कितना जवान खड़े कर आया हूँ? 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सब के साथ ले उनसे जा मिलो, खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा।
तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना आगे हुआ तो बोधा के बाप, बोधा का बाप कौन है भाई? तो सूबेदार हजारा सिंह उसका बाप है। सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे? इन पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। ठीक है, लेफ्टिनेंट साहब क्या किए, वो लहना के पास खड़े हो गए और सिगरेट निकाला जेब से, पीने लगे। 10 मिनट बाद लहना सिंह को भी कहते हैं कि लो तुम सिगरेट, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे। क्या क्या देखा भाई? सिगड़ी के उजाले में मुंह देखा और बाल देखे। तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए? उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं, वो सोचता है लहना सिंह की, शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया हो। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। अब लहना सिंह को यहाँ पे थोड़ा शक हो रहा, ठीक है ना, तो वो जांचना चाहता है कि वो लेफ्टिनेंट सिंह है कि नहीं है। और लेफ्टिनेंट सिंह उसके साथ कितने वर्ष से थे? 5 वर्ष से उसके रेजिमेंट में थे, ठीक है ना। क्या साहब, अब वो जांचना चाहता है भाई लेफ्टिनेंट साहब को। वो कहता है कि क्या साहब, जांचने के लिए, क्या साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों? क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप कहाँ? जगाधरी जिले। कौन सा जिले में भाई? तो जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते, खोते मतलब ये क्या होता है? खोते मतलब होता है गधा। याद रखिएगा, आप लोग सुने होंगे मूवी वूवी में बोलता है खोते दे पुत्र, बोलता है ना, मतलब गधे का बच्चा। ये पंजाब में बोला जाता है। गधे के लिए एक शब्द है खोते। खोते पर सवार थे। जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला, कौन? खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नीलगाय निकली। सामने से अचानक से नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्या साहब शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था। आपने कहा था रेजिमेंट की मेस में लगाऊंगा। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे, वो कहता है लहना सिंह। लहना सिंह अभी क्या है यहाँ पर, क्या कर रहा है? एक झूठी कहानी बना रहा है। यहाँ से यहाँ तक जो अभी हम पढ़े ना इस पैराग्राफ में, ये क्या है, यहाँ पे लहना सिंह क्या किया, एक झूठी कहानी बनाया। लेफ्टिनेंट साहब पर उसको शक हो गया था, उसका माथा ठनका। यहाँ देखिए लिखा उसका माथा ठनका, तो मतलब कि उसको शक हो गया कि ये आखिर लेफ्टिनेंट साहब है कि इसके जगह पे कोई बहरूपिया है। तो वो चेक करने के लिए एक झूठी कहानी बना दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पी? पीता हूँ साहब।
दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चित कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। ठीक है, वो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक बार फिर से आपको बताते हैं कि वो दो, यहाँ पर ये तक कहानी सुनाया। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। वो आदमी उससे कहता है, क्या सिंह, तुमने सिगरेट नहीं पी? वो पूछता है। फिर वो लहना सिंह कहता है कि पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में चला गया। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अब उसको कोई संदेह नहीं था, वो समझ गया कि ये बहरूपिया है। अब उसको समझ में आ गया कि उसको क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। वो कह रहा है कि क्या कयामत आ गई भाई, जरा तो सोने देते। यहाँ पर कहानी, तीसरे अंक का कहानी समाप्त हुआ। तीसरे अंक में क्या हुआ, एक बहरूपिया था, वो लपटन साहब का वेश बदलकर आया था इसके कैंप में, जहाँ पर ये कैंपिंग कर रहे थे। इस और लहना सिंह समझ गया, एक झूठी कहानी से पकड़ लिया उसको। अब यहाँ से अंक 4 का प्रारंभ होता है। होश में आओ, कयामत आई है। लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू। कौन सी उर्दू? किताबी उर्दू। और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे। सूबेदार कौन? होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे। यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, लपटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़े जाओ, अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खड़के, देर मत करो। हुकुम तो यहाँ है कि यहीं, हुकुम तो यह है कि यहीं, वो कहता है कि यहीं रहना है, हुकुम है। ऐसी तैसी हुकुम की, मेरा हुकुम जमादार लहना सिंह तो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है। उसका हुक्म है, मैं लपटन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो, 8 नहीं 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर है। वो कहता है, चले जाओ। 8 नहीं, कितना कहता है वो संख्या? 10 लाख। और एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर है, चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। ठीक है, लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह क्या किया, वो दीवार पर चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। ठीक है, वो क्या देखता है छुपकर कि जो लपटन साहब की भेष में बहरूपिया आया था, वो अपनी जेब से, बेल क्या होता है, एक फल होता है, देखे होंगे कि आप गोल गोल इतना बड़ा बड़ा फल होता है, तो उस बेल के बराबर 3 गोले निकाले। कितने गोले? 3 गोले निकालकर तीनों को जगह जगह खंदक की दीवार पर में घुसेड़ दिया। और तीन तीनों में क्या किया, वो 3 गोला निकाला और खंदक की दीवार में घुसेड़ दिया और तीनों को एक तार से बांध दिया ताकि एक बार में उसको उड़ा सके। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जला के रगुत्थी पर रखने। इतने में बिजली की तरह
दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कुहनी पर तान कर दे मारा। अब लहना सिंह देख लिया कि वो उसको बंकर को बारूद से उड़ाने वाला है, तो वो क्या करता है कि इतने में लहना सिंह बिजली की तेजी से आता है और उसको मारता है, ठीक है, बंदूक की बूट से। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी, ठीक है, धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गॉड कहते हुए चित्त हो गए। साहब ने क्या कहा? आंख मीन गॉड, ये याद रखना। आंख मीन गॉड का मतलब क्या हुआ? जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं ना, ओ माई गॉड, कहते हैं ना, ओ माई गॉड, तो इसका कंधा पे लगा है तो ये बोल नहीं पा रहा, इसीलिए लड़खड़ाता हुआ क्या ओ माई गॉड की जगह क्या कहता है? आंख मीन गॉड कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बिन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, ठीक है, उसको लिटा दिया है, गिर गया है वो बहरूपिया, उसको लिटा दिया है और उसका जेब का तलाशी ले रहा। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। भाई क्या किया? 3-4 लिफाफा निकाला और एक डायरी निकाला और उसको अपना जेब में रख लिया। लहना सिंह उसका जेब चेक करता है, 3-4 लिफाफा निकालता है, डायरी निकलता है, उसको अपना जेब में रख लेता है। साहब की मूर्छा हटी, ठीक है, वो होश में आता है। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखी कि सिख सिगरेट पीते हैं। वो तो पकड़ लिया था क्योंकि सिख तो सिगरेट पीते नहीं। वो आके उसको बोलता है कि लो सिगरेट पियो, वो तो समझ गया उसी टाइम कि ये बहरूपिया है। तो वही ये उसको बता रहा है कि आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखी कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नीलगाय होती है और उसके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खुत्ते पर चढ़ते हैं। पर यह बात तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लपटन साहब तो बिन डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। ये उसको बताता है कि हम तुमको इस तरह से पकड़ लिए। अब लहना ने पतलून के जेबों की पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। लहना क्या किया, वो भूल गया कि पतलून मतलब कि पैंट का जेब का तलाशी लेना है। साहब ने मानो जाड़ा से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाला। अब वो क्या करता है कि साहब जो रहता है वो बहरूपिया, वो क्या करता है कि अपना दोनों हाथ जेब में डालता है। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे को लहना इतना बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। वो बताता है कि 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी उसके गांव में आता है। औरतों के बच्चे होने के लिए तावीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ को नहीं मारते। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू, कौन है डाक बाबू? पोल्हू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। वो समझ गया था
कि वो दाढ़ी वाला मुल्ला जी वो गांव को ठग रहा है, तो वो उसको वहां से अपने गांव से बाहर निकाल देता है। साहब की जेब में से पिस्तौल चली। ठीक, वो तो अपने जेब में हाथ डाल दिया था, अब वो अपनी जेब से क्या करता है, पिस्तौल चला देता है। लहना की जांघ में गोली लगी। कहाँ लगी? जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन। कौन भाई? हेनरी मार्टिन। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के दो फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ पड़े। ठीक है ना? साहब क्या करता है, पिस्तौल निकालता है और पिस्तौल चला देता है जेब में हाथ डालकर। अब लहना सिंह का जांग में क्या लग जाता है? गोली लग जाता है। फिर इधर लहना सिंह क्या करता है, उसका एक गन था, उसका नाम था हेनरी मार्टिन। ठीक है, ये याद रखना है कि लहना सिंह का कौन सा गन था, बंदूक। तो हेनरी मार्टिन के दो फायर ने साहब की कपाल क्रिया कर दी, मतलब साहब चल दिए, उसको वो मार देता है। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या हुआ? क्या है? बोधा चिल्लाता है, क्या है भाई? तो लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था। वो कहता है, क्योंकि बोधा सिंह का तो तबीयत खराब था, वो कहता है बोधा सिंह के कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। और औरों से सब हाल कह दिया, मतलब और जितने थे उन सबको बता दिया कि भाई यहाँ पर हमला होने वाला है। सब बंदूक लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। ठीक है, घाव कहाँ था? मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। कितने जर्मन? 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की वाह आवाज आई कि 70 जर्मन आए और उसको चारों तरफ से घेर लिए। इतने में क्या होता है, अचानक से आवाज आई कि वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी दी खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों के पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आगे आग बरसाते थे, और सामने लहना सिंह के साथियों के संगनी चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिख दी फौज आई। एक किलकारी और अकाल सिख दी फौज आई। वाह गुरु वाहे मतलब वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दी खालसा। ठीक है, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दी खालसा। सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये कहता है कि सत श्री अकाल पुरुष और लड़ाई खत्म हो जाती है। कितने मार दिए? तो 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे। सिखों के 15 के प्राण गए थे। सिखों में से कितने के प्राण चले गए? तो 15 के प्राण गए, और 63 जर्मन। तो सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूरा पूर लिया था।
और बाकी साफा कस कर कमर बंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। लहना को गोली और एक गोली लग गया था, लेकिन पसली में लहना को क्या हो गया था, एक और गोली लग गया था। लेकिन वो लहना क्या करता है, किसी को पता नहीं चलने देता कि उसको भी एक और गोली लग गया है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षय नाम सार्थक होता है। कौन सा नाम? क्षय नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत विनोपदेशाचार्य कहलाती है। ठीक है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुना और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील कहाँ तक सुनाई दिया, तो 3 मील दाहिने और खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से हट झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की कौन कौन तो 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची जो कई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, बहुत सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। ठीक है। बोधा सिंह ज्वार में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी जी को और सूबेदारनी जी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में ना चले जाओ और तुम वो पूछता है, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ी आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। वो कहता है कि वजीरा सिंह मेरे पास ही है। वो सूबेदार और उसका बेटा बोधा सिंह को गाड़ी में भेज देता है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो सूबेदारनी होरा। तो वो कहता है कि सूबेदारनी होरा, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो। वो कहता है कि सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो, तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था। कहानी का नाम है उसने कहा था। यहाँ पर यही से बात सब आता है कि का उसको सूबेदारनी को कह देना कि जो मुझसे उसने कहा था वह मैंने कर दिया। देना गाड़ियां चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी के को तू ही अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना।
गाड़ी के जाते लहना लेट गया, वजीरा पानी ला दे और मेरा कमरबंद खोल दे। तर हो रहा। यहाँ पर चौथा अंक खत्म होता है, यहाँ से पांचवा अंक का आरंभ होता है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्य एक रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। ठीक है, फिर से इसको एक बार पढ़ देते हैं। कहानी यहाँ से फिर कहानी उसके बचपन में चली जाती है। यही इस कहानी का सबसे निर्णायक मोड़ है। ठीक है, मृत्यु से कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्य एक रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। लहना सिंह कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का है। ठीक है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ। ठीक है, किसके वाले के यहाँ? दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ। हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती थी। ठीक है, सब्जी वाले के यहाँ, दही वाले के यहाँ, हर दिन उसको अमृतसर में अपने मामा के यहाँ वो आया हुआ है। ठीक है, लहना सिंह कितना वर्ष का था? तो 12 वर्ष, ये याद रखना है। लहना सिंह बचपन की बातों को अपना याद करता है कि लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती। जब वह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है, तब धत कहकर वह भाग जाती। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं, यह रेशम से फूला हुआ शालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी ला दे। 25 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीत गए थे भाई? 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह ने 77 राइफल में जमादार हो गया था। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया था। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा। कन्या का वर्ष कितना? 8 वर्ष। और लहना सिंह का वर्ष कितना था बचपन में? 12 वर्ष, जब वो लोग दोनों एक दूसरे से मिले थे। ठीक है, ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदक में, मतलब कि जमीन के मामले की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की एक चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। ठीक है, हजारा सिंह और बोधा सिंह को भी चिट्ठी लिख देता है लाला सिंह को कि चलो हम लोग साथ में चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तो सूबेदार बड़े बेड़े में से निकल कर आया। बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है। वो क्या कहता है कि लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा, आशीष सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुड़माई हो गई। धत कल हो गई। देखते नहीं, रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट की मूर्छा खुली।
करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा सिंह पानी पिला। उसने कहा था, स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीनियों की एक घघरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुआ है, उसे 1 ही बरस हुआ है। उसके पीछे 4 हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग, वो कहती है उससे, ठीक है। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले के घोड़ा दही वाले की दुकान पर के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। वो कहती है लहना सिंह से कि जैसे बचपन में तुमने मेरे प्राण बचाए थे, उसी प्रकार तुम उसके पति और उसके बेटे दोनों का प्राण बचाओगे। और आंचल पसार देती है। रोते रोते सूबेदारनी ओवरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखकर वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ, अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेंगे। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है, उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था, उसी महीने में मैंने इससे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घाव से मरा 77 नंबर सिख राइफल जमादार लहना सिंह। और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। हिंदी साहित्य में यह कहानी के क्षेत्र में मुख्यतः यह कहानी मील के पत्थर के समान है। इसमें प्रथम विश्व युद्ध का बहुत ही मार्मिक चित्रण है। ठीक है, अब 5 अंक यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। और ये भी आपको याद रखना है कि फ्रांस और बेल्जियम की लड़ाई में कि कौन सी सूची में, तो 68वीं सूची में मैदान में घाव से मरा कौन सा नंबर, तो 77 नंबर सिख राइफल जमादार लहना सिंह। यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। अब आगे देखते हैं आलोचक का कथन। किन आलोचक ने क्या क्या अपने कथन इस कहानी के संबंध में दिए हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है। कहानी घर में कहीं भी प्रेम की निरस्त प्रगल्भता, वेदना की विभत्ति नहीं है। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं है। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं है। कहानी की भाषा ताजगी पर यथार्थवादी रंग लिए हुए है। निसंदेह यह हिंदी साहित्य का एक अमर कहानी है। यह रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। फिर एक आलोचक है गोपाल राय, वो क्या कहते हैं,
यह हिंदी कहानी की पहली कहानी है जिसमें एक तरफ पंजाब के पृष्ठभूमि है, दूसरी तरफ फ्रांस की जर्मनी पर लड़े जा रहे प्रथम विश्व युद्ध की। युद्ध और प्रेम के साथ चलने वाली संवेदना के चित्रण की दृष्टि से यह कहानी हिंदी में आज भी अकेली है। यह कहानी हिंदी में आज भी अकेली है। ठीक, ये आलोचक के का कथन हो गया। ठीक है ना। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी कौन सी है, आपको इसमें बताना है। बताइए। तो जैसा हमने देखा, उसने कहा था, यहाँ होगा खा था होगा। उसने कहा था। ये 3 नंबर इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। बताइए। अमृतसर आ गया, या फिर परिंदे, या फिर दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, या फिर उसने कहा था। तो उसने कहा था। आप अपने आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। उसका रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। क्या लिखा है भाई? तो ये 4 ऑप्शन दिया है। ये कहानी जीवन के के बड़े मार्मिक रूप में होती थी। उसमें भीतर से प्रेम का स्वर्गीय रूप झांक रहा है। दूसरी से 80 नंबर में, दूसरी कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है। इसकी घटनाएं बोल रही है, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं है। आप बताइए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही हम आलोचक के कथन पढ़े, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, देखा हो, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना, कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अभी मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। अब इसमें 2 सूची दी हुई है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। तो सूची 1 है कि उसने कहा था में आए पंजाबी शब्द और उसका हिंदी अर्थ क्या-क्या है, ये मिलान करने के लिए दिया है। तो ए में एक शब्द है कुड़माई, घुमाओ, खोते, तिमिया। और यहाँ ऑप्शंस है हिंदी का अर्थ गधा, मंगनी, स्त्रियां, जमीन की नापी। अब को आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। बताइए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। ये कहानी के प्रारंभ में ही वो कहता है कि तेरी कुड़माई होगी, ये मतलब तुम्हारा मंगनी हो गया है। फिर उसके बाद एक शब्द आता है खोते। खोते का मतलब क्या था? बताए थे आपको, गधा। तो इन्हीं 2 शब्द से अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पकड़ लेंगे कि कुड़माई ए का टू। तो ए का टू किसमें किसमें है भाई? इसमें है और इसमें है। ठीक है। उसके बाद सी का वन। तो ए का टू और सी का वन किसमें है? तो ऑप्शन 3 में। इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा नहीं पता तो 2 का ही पता रहेगा तो भी चल जाएगा। ठीक है ना। घुमाव का अर्थ क्या होता है? जमीन की नापी। और तिमिया का अर्थ होता है स्त्रियां। आगे इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है। उसने कहा था कहानी के आधार पर उपयुक्त कथन कौन कौन से हैं? लाहौर में बम्बू काट वाले की गोली मरहम लगाने का काम करती है। आपको उपयुक्त कथन बताना है। ए में ये दिया हुआ। बी में है कि वजीरा सिंह लप्टन का विदूषक था। वह बाल्टी से गंदला पानी फेंकते हुए जर्मनी के बादशाह का तर्पण करने लगता है। ये दो। दूसरा ऑप्शन है सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई। डी लहना सिंह दिया सलाई से सिगरेट जलाकर
पीने लगा। ठीक है, लहना सिंह ने 77 नंबर 77 राइफल में जमादार हो गया था। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, आप बताइए। तो इसमें जो होगा करेक्ट आंसर होगा, इसमें होगा आंसर 1, ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो लाहौर में बम्बू काट वालों की बोली मरहम लगाने का काम करती थी। ठीक है, उसके बाद लाना सिंह पलटन में विदूषक था। ठीक है, ये भी एक प्रश्न ये भी बीच में आया है, हम बोले थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में पूछा है ना कि लाना वजीरा सिंह लप्टन का विदूषक था, वह बाल्टी से गंदला पानी फेंकते हुए जर्मनी के बादशाह का तर्पण करने लगता है। उसके बाद है ऑप्शन ई, लहना सिंह। ऑप्शन ई, लहना सिंह 77 राइफल में जमादार हो गया है। तो ये तीनों कथन सत्य है, ये दो गलत है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ए, बी और ई। फिर है, ठीक है, अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई है, यह सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की आयु कितनी थी, बताइए। इसका आंसर भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर नहीं बताएंगे हम। ठीक है, अब आगे, अब के जाड़े में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम। यह कथन किस कहानी से लिया गया है, अब बताइए। तो यह कथन लिया गया है, उसने कहा था कहानी से। अब आगे एक प्रश्न है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन उसने कहा था कहानी का नहीं है। ये बात याद रखना है कि पूछा है कि कहानी का नहीं है, इसी में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना। अब इसमें से बताना है कौन सा कहानी में नहीं है, तो पढ़ते हैं भाई, पता चलेगा कि चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतना इतने बरस से लप्टन साहब के साथ रह रहा। ठीक है, तो मैं कमरे में बैठा यह सब सुन रहा था, संभवतः उसको मेरी उपस्थिति का ज्ञान न था। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, सी में है। ठीक है, लोग उसे छोटा बड़ा काम लेकर इच्छानुसार उसकी मजदूरी चुका देते। मैं पौधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आप बताइए। मतलब कि कौन सा इसमें नहीं है, उसका उसने कहा था कहानी में कौन कौन सा इसमें नहीं है। ठीक है, आपको बताना है। जैसे इसमें देखिए, ये तो होगा ही, ये जब वो उसको बहरूपिये को लहना सिंह मारता है, तब वो कहता है कि चालाक तो बड़े हो भाई, लेकिन मजे हुए लहना सिंह से ज़्यादा चालाक नहीं। ठीक है, उसके बाद ये मैं पौधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। ये तो वजीरा सिंह, वो यहाँ पर आपको जो तर्पण वाला है लाइन, हाँ, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक हो गया था, वो जर्मनी के बादशाह का तर्पण करने लगता है। देखिए ये कि यहाँ भी पूछा है, इस ऑप्शन के लाइन में है, और एक यहाँ भी है। ठीक है, मतलब ये और ये तो होगा। अब बच गया तीन, बी, सी और डी। ठीक, इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा इसमें नहीं है, चयन करना है। ठीक है, तो इसमें होगा बी और डी, क्योंकि सी भी इसमें होगा कहानी में। ये जैसे मैंने तेरे आते ही पहचान लिया, वो जब उसे लहना सिंह उसे घर जाता है ना, तो सूबेदारनी क्या कहती है, मैंने तेरे आते ही तुमको पहचान लिया। तो ये दो बी और डी ऐसा वाक्य है जो इस कहानी में
नहीं है, ठीक है ना। बी और डी इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, अब यहाँ पर अपना आज का समापन होता है, ठीक है ना। हमने कहानी भी देखी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखा, और कुछ कहानी का, जैसे इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, कमेंट में बताना है कि उसका उम्र कितना था। ठीक, यह है आलोचक का कथन। कहानी 5 अंकों में है, पूरा कहानी हम लोग देख ही लिए। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट कहानी अपना पढ़ेंगे अगला दिन। कौन सा? तो आकाशदीप कहानी को हम लोग पढ़ेंगे इसी तरह डिटेल में, ठीक है। अगर इस वीडियो से आपको सीखने को मिला है कुछ भी, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।